सहजानपुर में प्रभा अपने परिवार के साथ रहती थी। शादी के 1 साल के अंदर ही भगवान ने उसे पुत्र रत्न दे दिया था, पर उसे फिर भी अपना संसार अधूरा ही लगता था। उसे एक बेटी की चाहत थी। भगवान से मन्नत मांग कर आई हूँ मैं, बस एक बच्ची हो जाए, फिर हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। हमारे घर भी कोई आ जाएगी जो मेहुल को राखी बांध सकेगी। और क्या था, भगवान ने प्रभा की सुन ली और एक नहीं, एक साथ 2 बेटियां दे दी उसे। प्रभा का घर ज्योति और कियारा की किलकारी से गूंज उठा। पर कहते हैं ना, भगवान हमें कुछ चीजें इसलिए भी नहीं देते क्योंकि वो हमारे लिए सही नहीं होती। पर प्रभा ने तो भगवान से जिद कर ली थी कि उसे बेटी चाहिए, और उसके घर ऐसी बेटियां हुई कि उसके दिल से बेटी की चाहत ही खत्म हो गई। कियारा और ज्योति 2 जुड़वा बहनें थी। समानता के नाम पर उनके बीच एक ही चीज समान थी, जैसे कि दोनों ही अव्वल दर्जे की आलसी और सुकुमार लड़कियां थी। चलिए आपको ले चलते हैं कियारा और ज्योति के घर पर, जहां सुबह के 10 बजे सभी नाश्ता कर बाकी कामों में लगे हुए हैं। कियारा और ज्योति अपने कमरों में आराम से खर्राटे लेती हुई सो रही हैं। सुबह के 10 बज गए मम्मी जी, और ना ज्योति दी उठी है और ना ही कियारा दी। उनकी कॉलेज का टाइम हो गया है। मैं वॉशिंग मशीन चलाने जा रही हूँ। उन दोनों को कह दीजिएगा कि नहाकर कपड़े धोने में डाल दे, वरना उनके कपड़े रह जाएंगे। उफ, ये लड़कियां भी ना अभी तक सोई हुई है, हद हो गई है। भाभी अकेले काम कर रही है और ये दोनों घोड़े बेचकर सो रही है। ना शर्म है ना लिहाज, न जाने किस पर चली गई है दोनों। जब ये दोनों पेट में थी ना, रमेश पान वाले के पान बहुत खाती थी तुम, बार बार उसी का चेहरा देखती थी। पान की दुकान खोलने के पहले वो भी 1 नंबर का आलसी था। मुझे तो तुम्हारी बेटियों में बहुत हद तक उसके गुण दिखने लगते हैं। घर की लड़कियां इतनी देर तक सोई रहती है क्या? हमारा मेहुल तो खुद 6 बजे उठकर तैयार हो जाता है। कम से कम अपने भाई से तो सीखे कुछ। रुकिए जी, मैं अभी जाकर उन दोनों की कुटाई करती हूँ। तभी बाहर से मेहुल आता है। कियारा और ज्योति गई ना कॉलेज? अरे नहीं, उन्हें उठाने ही जा रही हूँ। बोल। क्या आज तो उनके फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम है? जल्दी जाओ, उठाओ दोनों को, मैं तब तक गाड़ी निकालता हूँ। 3री बार सेमेस्टर के एग्जाम देने वाली है दोनों। अगर इस बार एग्जाम मिस हुआ तो फिर बैठने भी नहीं देंगे इन्हें। तो एग्जाम में बैठकर कौन सा पास हो जाएगी दोनों? फेल ही तो होने वाली है। मैं जानता हूँ ना, दिन भर फोन चलाती है। भागती हुई प्रभा अपनी बेटियों के कमरे में जाती है और उन्हें उठाती है। सोने दो ना मम्मी, ऐसे भी रात 10 बजे तक हम पढ़ रहे थे। अब 8 घंटे की नींद तो पूरी करेंगे ना। ब्यूटी स्लीप। 12 घंटे की नींद पूरी कर चुकी हो तुम दोनों। 2 मिनट में तैयार हो जा, वरना अगर आज एग्जाम छूट गया तो एक ग्रेजुएशन की डिग्री भी नहीं होगी तुम लोगों के पास। पढ़ाई तो तुम दोनों करती नहीं, घर का काम तुम्हें आता नहीं, इस काबिल भी नहीं हो तुम दोनों कि मैं कहीं शादी करवा दूं। जैसी तुम्हारी हरकतें हैं, पता चला लड़के वाले तुम्हें वापस यहाँ छोड़कर चले गए। पूरे शाहजहानपुर में तुम्हारी बेटियों की जैसी कोई बेटी नहीं है मम्मी। लड़के मरते हैं हम पर, जिस पर हाथ रख देना वो शादी को हाँ कह दे। वो तो बस हमें अभी शादी नहीं करनी क्योंकि हमारे लायक लड़का दिखा नहीं अभी तक। उठ गई तुम दोनों? जाओ नीचे, तुम्हारा भाई इंतजार कर रहा है, जल्दी कॉलेज के लिए निकलो। ज्योति और कियारा इतनी देर से कॉलेज पहुंचती है कि उन्हें एग्जाम में बैठने ही नहीं दिया जाता। 3 साल की ग्रेजुएशन को तुम दोनों ने 6 साल का कर दिया, उसमें भी एग्जाम के दिन इतनी देर से आ रही हो तुम दोनों। रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे का था और तुम दोनों 11 बजे आ रही हो। सॉरी, आई कांट अलाउ यू बोथ गर्ल्स इन द क्लासरूम, यू कैन गो। वैसे भी एग्जाम में बैठकर तुम दोनों सिर्फ चीटिंग ही कर सकती हो। अब फिर से ग्रेजुएशन शुरू से शुरू करना, तब शायद तुम पास हो जाओ। ज्योति और कियारा एग्जाम नहीं दे पाती। दोनों बहनों को मेहुल के साथ गाड़ी में वापस घर आना पड़ता है। तब रास्ते में कियारा कहती है, अरे ज्योति देख देख, ये रेस्टोरेंट तो यहाँ पहले नहीं था, लगता है नया खुला है। चलना यहाँ पर खा कर आते हैं। गाड़ी रोको ना भैया। हद हो तुम दोनों, अरे एग्जाम देने को नहीं मिले और अभी तुम्हें रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है। तुम भी ना भैया प्लीज, अब वो 70s की आंटियों की तरह तो बात मत करो। इन लोगों के सामने ना कुछ भी बोलना बेकार है। हम दोनों शाम में यहाँ आ जाएंगे यार कियारा। घर पर वापस आने के बाद कियारा और ज्योति को जरा भी इस बात से बुरा नहीं लगता कि वो दोनों फेल हो चुकी हैं और 26 साल की उम्र में उनके पास हाईएस्ट डिग्री 12th की है। ये हींग की स्मेल क्यों आ रही है भाभी? आपने दाल में हींग का छौंक लगाया है क्या? आपको पता है ना मैं नहीं खाती हींग। एक काम करिए, मेरे लिए फ्राइड राइस बना दीजिए। बहुत हो गया तुम दोनों का,
मैं तुम दोनों के लिए लड़का देखना शुरू करती हूँ और 6 महीने के अंदर हाथ पीले कर दूंगी दोनों के। फिर अपने घर जाना और जो करना है करना। पता नहीं किस मुहूर्त में मैंने भगवान से एक बेटी मांग ली थी। ना पढ़ाई होती है तुम लोगों से, ना मुंह से अच्छी बातें कर पाती हो। अब से तुम दोनों किचन में अपनी भाभी की मदद करोगी और उनसे रसोई का काम सीखोगी। बुरा मत मानिएगा दीदी, लड़की को तो अपना घर छोड़ना ही पड़ता है। मम्मी जी ठीक कह रही हैं, आप 10 बजे उठें या 12 बजे, हमें तो कोई तकलीफ नहीं है। और आपके ससुराल वालों को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और दिन रात आप दोनों को ताने सुनने पड़ेंगे। अब से ना आप दोनों किचन में मेरी मदद कर दिया करिए, इससे आपकी शादी के लिए ट्रेनिंग भी हो जाएगी। और हाँ बहू, इन लोगों को इंट्रोडक्शन की ट्रेनिंग भी दे देना। इन्हें पता तो होना चाहिए कि लड़के वालों के सामने किस तरह से बर्ताव किया जाता है, वरना ये दोनों उन्हें भी भौं भौं कहकर भगा देंगी। और क्या था, जोरों शोरों से कियारा और ज्योति के लिए लड़के देखे जाने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही शंकरी ताई को पता चलता है कि प्रभाकर जी अपनी बेटियों के लिए लड़के ढूंढ रहे हैं तो वो फौरन वहां पहुंच जाती है। राम राम शिठानी, बताओ दोनों लड़कियों के हाथ पीले करने की सोच रही हो और मुझे भी खबर नहीं दी है? ऐसा कौन सा लड़का है जो मेरी नजरों से छिपा हुआ है? तराश कर ऐसा रिश्ता लेकर आऊंगी हमारी दोनों लड़कियों के लिए कि तुम दोनों जिंदगी भर मेरे नाम की माला जपती रहोगी। बस दोनों बच्चियों को पहनावे बदलने पड़ेंगे। ये फटी हुई जींस पहनकर लड़के वालों के सामने जाएगी तो होता होता रिश्ता भी टूट जाएगा। नहीं नहीं ताई जी, आप टेंशन मत लीजिए, कपड़े तो हम बदलवा देंगे, आप लड़के बताइए। तो फिर ठीक है, कल ही मैं 2-4 अच्छे रिश्ते चैट करके ज्योति और कियारा दोनों के लिए लेकर आती हूँ। अपनी दोनों ननदों की विदाई की तैयारी देखकर प्रज्ञा फूले नहीं समाती। आखिरकार उसका पीछा उसकी 2 ननदों से छूटने जो वाला था और ये खुशी वो अपनी माँ को फोन करके जाहिर करती है। तुझे कब बुद्धि आएगी मुझे नहीं पता। 2 नंदे हैं तेरी, साल की 6 महीने एक ननद तेरे पास बैठी रहेगी और बाकी 6 महीने दूसरी। तो कब तुझे अपने लिए फुर्सत मिलेगी? कभी तो अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाया कर। मैं तो कहती हूँ एक ही घर में दोनों की शादी कर दे। अब आए दोनों साथ में जाए, उनके ससुराल वाले ज्यादा दिन तक दोनों को साथ छोड़ेंगे नहीं, तो बाकी के समय तो तू अकेले गुजार सकेगी ना। दोनों अलग अलग घर जाएगी तो कभी कोई आई हुई रहेगी तो कभी कोई। तुझे लगेगा ही नहीं कि तू फ्री हुई है। अरे वाह मम्मी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कल ही शंकरी ताई कियारा और ज्योति दीदी के लिए लड़के के रिश्ते लेकर आएंगी। जिस घर में 2 लड़के होंगे उसी घर में इन दोनों की शादी करवाकर मैं मुक्त हो जाऊंगी। अगले दिन शंकरी ताई कुछ लड़कों का रिश्ता लेकर आती है। ये देखी सेठानी, ये है लड़के। ये राहुल अपने घर में इकलौता जो होगा तुम्हारी बेटी का ही होगा। और ये है करण, 2 भाई है, एक राज और करण। दोनों जुड़वा है पर शक्ल अलग अलग है। हमारी लड़कियों की तरह दोनों ही खर्रा सोना है। क्या जुड़वा लड़के? मैं तो कहती हूँ मम्मी जी, इन्हीं से कियारा और ज्योति दी की बात चला लेते हैं। दोनों साथ में रहेंगी तो दोनों का मन भी लगा रहेगा और काम भी बच जाएगा। इकलौते लड़के के परिवार में जाएगी तो काम भी तो उतना ही रहेगा ना मम्मी जी। और अब पता नहीं जिस घर में जाएगी वहाँ कैसी सास मिले, कोई अपना तो होना चाहिए ना सहारे के लिए। ठीक कहा बहू तूने, मेरा तो अभी से कलेजा फटा जा रहा है। गुस्से में मैंने कह तो दिया कि शादी करवा दूंगी, पर इन दोनों के बिना मेरा मन लगेगा कैसे? अरे पर मम्मी जी, आप जो कर रही हैं उनकी भलाई के लिए कर रही हैं ना, कभी ना कभी तो उन्हें जाना ही था। प्रभाकर करण और राज के घर वालों से बातचीत करता है। प्रज्ञा अपनी दोनों ननद को सती सावित्री होनहार लड़कियों की तरह सजाकर लड़के वालों के घर भेजती है, जिन्हें देखते ही लड़के वाले फौरन हाँ कर देते हैं। बस बस, अब हमें कोई सवाल जवाब नहीं करना। भाग गई हमें दोनों लड़कियां। बस 2 जोड़ों में इन्हें हमारे हवाले कर दीजिए। बेटा जी, आप दोनों को मेरी बेटियों से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। क्या मम्मी जी, आप भी ना, आंटी जी ने कह दिया ना, अब अपनी माँ के आगे थोड़ी ना बोलेंगे दोनों। तो बस अब पंडित जी को बुलाकर अच्छी तारीख निकलवा कर दोनों की शादी कर देते हैं। और एक ही मंडप में ज्योति और कियारा राज और करण की बीवियां बनकर अपने ससुराल चली जाती हैं। बेटा, इस थाल में पैर रखकर अंदर आ जाओ। पर मम्मी जी, मैंने अभी पेडिक्योर करवाया है, मेरे नेल्स खराब नहीं हो जाएंगी? अरे बहू, जो नियम कायदे हैं वो तो करने ही पड़ेंगे ना। ऐसे भी तू बड़ी बहू है, जो तू करेगी वही तो तेरी देवरानी तुझसे सीखेगी।
ज्योति यार लेट मत करना, तुझे नहीं रखना इस थाल में पैर तो मैं रख कर आगे बढ़ जाती हूँ, मुझे नींद आ रही है। अरे बहू, तुम अपनी जेठानी का नाम नहीं ले सकती, अब वो तुम्हारी बहन नहीं रही। जेठानी का पद ऊंचा होता है, ओहदे में वो तुमसे बड़ी हुई क्योंकि राजकरण से 1 मिनट पहले पैदा हुआ था। ये क्या बात हुई भला? अब जब तक ज्योति, मेरा मतलब है जेठानी कुछ नहीं करेगी तब तक मैं भी कुछ नहीं कर सकती। हमेशा एक साथ रहने वाली 2 बहनें अब देवरानी जिठानी बन चुकी थी। अगली सुबह कियारा तो अपने कमरे से साड़ी पहनकर निकलती है, पर ज्योति सूट पहनकर, जिसे देखकर शांति कहती है, अपनी देवरानी से कुछ सीखो ज्योति। कल भी नियम करने में वो आगे आगे आ रही थी और आज भी साड़ी पहन कर आई है। यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है। अभी इसे आए हुए 2 मिनट नहीं हुआ और आपको ये प्यारी होगी। अभी तक इसने अपनी जुबान कहाँ खोली है मम्मी जी? एक बार मुंह खोलेगी तो आपका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देगी। कुछ ऐसी है कियारा। अरे भाई, ये जो खुद अपनी माँ की नहीं हुई वो आपकी क्या होगी? और तू दिन भर पार्टी करती है, तेरे ही कारण, तुझे चीटिंग करवाने के कारण ही मैं फेल हो गई। बढ़िया आई मेरी इंसल्ट करने वाली, सबसे बड़ी नकचड़ी ना तू है, दिन भर भाभी से सारा काम करवाती रहती है। अपनी जेठानी से जबान लड़ाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? एक थप्पड़ मारूंगी ना तो ठीक हो जाएगी। पर तू तो उस लायक भी नहीं है कि मैं तुझे थप्पड़ मार सकूं। अरे तुझे छूने से ना मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। बहुत हो गया, बहुत बदतमीजी कर ली तूने मेरे साथ। ये यहाँ रहेगी मम्मी जी तो मैं इस घर में नहीं रहने वाली, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और ये कहती हुई ज्योति गुस्से में अपना सामान बांधकर मायके लौट जाती है। अपनी ननद को विदा कर प्रज्ञा आराम से अपने बिस्तर पर लेटती ही है कि टिंग टोंग उसके घर की दरवाजे की घंटी सुनाई पड़ती है। अभी कौन आया होगा? प्रज्ञा जाकर दरवाजा खोलती है और सामने क्या देखती है? 6 घंटे पहले विदा हुई उसकी ननद दरवाजे पर खड़ी है, जिसे देखते ही प्रज्ञा बेहोश हो जाती है। अभी तो आपको विदा किया था, आप यहाँ फिर से? ये कहते कहते प्रज्ञा बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती है। सभी भागते दौड़ते वहां आते हैं और उसके चेहरे पर पानी छींटकर उसे होश में लाते हैं। अब पहले ही दिन अपने ससुराल को छोड़कर कैसे आ सकती है दीदी? इस तरह से ससुराल नहीं चलता, ऐसे निपटे नहीं रिश्ते। मम्मी जी आप ही कुछ समझाइए ना। अरे कितना तो समझाया मेरे बेटी को, पर कहती है जहाँ मेरी देवरानी रहेगी मैं वहां नहीं रहूंगी। तो किसने कहा था तुम्हें अपनी दोनों बेटियों को एक ही घर में ब्याह करने को? बड़े बुजुर्गों ने कहा है कभी भी 2 बहनों की शादी एक घर में नहीं करनी चाहिए, वरना ना मायके में शांति रहती है और ना ही ससुराल में। ये बात उन्होंने ऐसे ही नहीं कही होगी, पर तुम लोगों ने पता नहीं क्या सोचकर दोनों को एक ही घर में भेज दिया। अब तो ये चलता ही रहेगा। तुमने तो मुझे कहा था मम्मी की शादी के बाद सूट पहनना, और तुमने उससे बताया कि साड़ी पहननी चाहिए, जिस कारण मम्मी जी उसकी तारीफ करती है और मुझे खरी खोटी सुनाती है। अरे दीदी वो तो अपनी अपनी समझ की बात है। वाह, ये सही है। जब बुरे थे तो हम दोनों बुरे थे और अब अचानक ही वो अच्छी हो गई। ये क्या बात हुई? अगर आप लोगों को उसका ही इतना ही साइड लेना है तो लेते रहिए, मैं बाहर जाकर स्टेशन में ही सो जाऊंगी। हाँ बस। हाँ जाओ जाओ सो जाओ। अरे जी क्या बोल रहे हैं आप? ब्याही थ्याही बेटी से कोई इस तरह से बात करता है क्या? नहीं नहीं बेटा, ये तेरा घर है, तू क्यों जाकर सोएगी स्टेशन में? बहनों में तो छोटी मोटी बातें हो ही जाती है, तू उससे 1 ही मिनट तो छोटी है, सुन लेती उसकी बातें। बड़ी बहन ही तो है वो तेरी। पर ओहदे में तो मैं बड़ी हूँ ना मम्मी, क्यों मैं सुनूं किसी की बातें? अब जिस दिन वो यहाँ वापस आएगी उस दिन मैं अपने ससुराल जाऊंगी। मैं तो सोच रही हूँ कि हम ये फिक्स ही कर लेते हैं, महीने के 15 दिन वो ससुराल में रहेगी और बाकी 15 दिन मैं। तो फिर मैं कब अपने मायके जाऊंगी दीदी? शादी के 3 साल होने आ गए मेरे, आज तक मैं ना मायके जा सकी, क्योंकि कभी आपका तो कभी कियारा दीदी का काम लगा ही रहता था। अब मुझे लगा कि मैं मायके जा पाऊंगी, पर यह हालात देखकर लगता नहीं कि वो दिन कभी भी आएगा। और क्या था, थोड़ी बहुत सुधरी ज्योति वापस से अपने अंदाज में आ जाती है और दिन भर आराम करती और अपनी भाभी से ही काम करवाती। अगर कोई कुछ कह दे तो उसका एक ही जवाब होता था, 2 दिन के लिए आई हुई ब्याही बेटी भी भारी लगने लग गई ना आप लोगों को? अच्छा है, ससुराल में वो देवरानी और यहाँ मेरे देवरानी के मायके वाले। आज 15वां दिन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जा रही हूँ अपने ससुराल और मुफ्त की रोटियां ना नहीं तोड़ूंगी। यहाँ ज्योति अपने मायके से निकलती है, वहाँ कियारा अपने मायके आ जाती है। कहीं हम मेरे प्राण पंखेरु न उड़ जाए, एक गई तो दूसरी आ गई। हे भगवान, 2 ननदें कभी किसी को मत देना। 15 दिन से भरी हुई कियारा अपने मायके आकर फूट पड़ती है।
कहाँ शादी कर दी मम्मी तुमने मेरी। ऐसे वैन भगवान दुश्मन को भी ना दे। जेठानी क्या बन गई, पहले दिन मुझसे क्लेश करने लग गई। शुरुआती दिनों में ससुराल में कितने काम होते हैं तुम जानती हो ना। वो तो मुंह उठाकर आ गई मायके, सारा का सारा काम अकेले मुझ पर आ गया। जेठ जी का खाना भी मुझे ही बनाना पड़ रहा था, यहाँ तक कि मैं आप लोगों को फोन करके अपना दुखड़ा भी नहीं सुना सकती थी, क्योंकि यहाँ तो वो पहले से आकर बैठी हुई थी। बात करने देती क्या मुझे आप लोगों से। अब तो ये घर कम महाभारत की रणभूमि ज्यादा लगने लगी है। 15 दिन वो आकर रो कर गई, अब 15 दिन ये रो लेगी। जैसे ही सब एक साथ बैठे, ज्योति बुराई पुराण शुरू हो जाता है। इसके अलावा भी कियारा सबको अलग अलग पकड़ पकड़ कर अपनी जिठानी यानी कि अपनी जुड़वा बहन की बुराई करती रहती। इसी बीच शांति प्रभा को फोन करती है। ये कैसी बेटियां भेज दिया आपने हमारे घर प्रभा जी। आप लोगों ने तो हमें ठग लिया। अगर हमें पहले पता होता कि ये जुड़वा बहनें दुश्मनों की तरह रहने वाली है तो हम ऐसी लड़कियों को कभी अपने घर नहीं लाते। ये तो हमारा घर तुड़वा कर रहेगी। ये कौन सा सोल्यूशन हुआ कि 15 दिन एक बहू मायके बैठी रहेगी तो 15 दिन दूसरी। देखिए आप परेशान मत होइए शांति जी, मैं बात करती हूँ दोनों बच्चियों से। यही सुनना बाकी था। बचपन से इन दोनों के स्कूल के प्रिंसिपल से बातें सुनता आया हूँ। दोनों को एक दूसरे का साथ था, इसी कारण इस घर में इतना कलेश होता था। एक गलती करती थी तो दूसरी उसे बचा लेती थी, और दूसरी गलती करती थी तो पहले। एक ही बेटी होती तो किसी भी तरह सुधर ही जाती। पहले दोनों दोस्त बनकर हमें परेशान करती थी और अब दुश्मन बनकर। यह देखकर समझ में आ गया है कि बेटी तो एक ही अच्छी। 2 ननदों से भला मेरी एक ही ननद होती तो मैं भी कैसे भी चीजों को मैनेज कर लेती। पापा जी आप ठीक ही कह रहे हैं। और इस कलेश का कोई हल निकलता ही नहीं और प्रज्ञा का लगाया हुआ दिमाग उसी पर भारी पड़ जाता है। कादम्बरी देख नहीं सकती, जिस वजह से उसे डेली लाइफ में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जो उसके बेटे प्रेम और बहू कुसुम से देखा नहीं जाता। एक शाम, माँ बात मान लो, कितने सालों से बोल रहा हूँ, आंखों का ऑपरेशन क्यों नहीं करा लेती। हाँ मम्मी, आपकी मुश्किलें हमसे देखी नहीं जाती। अब इस उम्र में ऑपरेशन करा के मुझे करना भी क्या है। अरे थोड़ी बहुत जिंदगी बची है, बस वो तुम दोनों के साथ बितानी है। तुम लोग फिक्र मत करो, मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। अरे कैसी बात कर रही हो माँ, तुम हमारे लिए ना कभी बोझ थी और ना कभी बनोगी। जैसा तुम्हें सही लगे वैसा करो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। इस पर डिस्कशन खत्म करके सब सोने चले जाते हैं। अगली सुबह प्रेम ऑफिस चला जाता है और कुसुम घर का काम करने लगती है, जिसके बाद कादम्बरी रसोई में आती है। थोड़ा पानी पीना है, उसके लिए क्या बहू को परेशान करना, खुद ही ले लेती हूँ। कादम्बरी घर के नक्शे से अच्छी तरह से वाकिफ होती है, इसलिए उसे रसोई तक पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन फ्रिज और ग्लास ढूंढने में बहुत कंफ्यूजन होती है, जिस बीच उससे कांच का सामान टूट जाता है। आवाज़ सुनकर कुसुम रसोई में दौड़ी दौड़ी चली आती है। क्या हुआ मम्मी जी, अब ठीक तो है, कहीं चोट तो नहीं लगी? अरे नहीं नहीं, पर तुम्हारा सामान टूट गया, माफ़ करना, मुझे पता नहीं था कि तुमने गिलास रखने की जगह बदल दी है। ग्लास की जगह नहीं मम्मी, पूरा घर ही बदल गया, रेनोवेशन किया है ना। अब कुसुम रसोई साफ करने के बाद अपनी सास को घर में हुए रेनोवेशन के बारे में बताने लगती है, जिसे जानकर कादम्बरी बहुत खुश होती है। अरे वाह, तुम्हारे रेनोवेशन के बारे में सुनकर लगता है कि घर बहुत अच्छा लग रहा होगा। दोनों सास बहू इसी पर बातें करने लगती है और दिन बीत जाता है। शाम को प्रेम घर वापस आने पर कुसुम उनसे कहती है, रेनोवेशन के बाद मम्मी को घर के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए आज कांच का सामान टूट गया। मुझे लगता है हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो कॉन्फिडेंस के साथ घर में घूम सके और काम कर सके। इसके बाद कुसुम प्रेम के कान में कुछ बोलती है और अगली सुबह से वो दोनों कादम्बरी के हर काम में मदद करने से इनकार करने लगते हैं। प्रेम बेटा, ज़रा टीवी ऑन कर दे, थोड़ी खबरें ही सुन लूँ। और सॉरी माँ, देर हो रही है, अपने आप ऑन कर लो। इस पर प्रेम पैरों की आवाज़ कर वहाँ से जाने का नाटक करके वहीं खड़ा अपनी माँ को देखता रहता है। बेटे का ऐसा व्यवहार कादम्बरी को अजीब लगता है, लेकिन वो इस बात को नज़रअंदाज कर टीवी ऑन करने आगे बढ़ती है
कुछ दिक्कतों के बाद आखिरकार वो टीवी चालू कर ही लेती है। वाह माँ, बहुत खूब। बचपन में आपने मुझे बिना किसी सहारे चलना सिखाया। अब मेरी बारी है। मुझे पता है आप कर सकती है। बस आपको भी इस बात का यकीन दिलाना है। प्रेम वहां से चला जाता है, जिसके कुछ देर बाद कुसुम झाड़ू लगाते हुए वहां आती है। अरे क्या होगा मेरे भुलक्कड़पने का? क्या हुआ बेटा? अरे झाड़ू लगाने लगी लेकिन डस्टबिन तो साथ लाना ही भूल गई। जरा आप मुझे पकड़ा देंगी? क्या? मैं? अरे पर मुझे नहीं पता कहाँ रखा है। अरे मैंने आपको कल सब बताया तो था, बिल्कुल उसी जगह रखा है। प्लीज मम्मी ला दो ना। ऐसा बोलकर कुसुम वहीं बैठ जाती है और सास को देखने लगती है, जिसमें वो उन्हें गलत दिशा में जाने से रोकते हुए धीरे धीरे सही जगह पहुंचा देती है। बहू, ये तो पास ही था, बस मुझे थोड़ा ज्यादा समय लग गया, पर मुझसे जल्दी तो तुम खुद ही ले लेती। हाँ मम्मी, वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन अब आपने दे तो दिया ना। ऐसा करते करते सुबह से शाम हो जाती है, जिस बीच कुसुम अलग अलग बहाने कादम्बरी से काम कराती रहती है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है, जिसमें कादम्बरी अपनी ज़रूरत के बहुत सारे काम बिना किसी दिक्कत करने लगती है, पर साथ ही बहू बेटे का व्यवहार देखकर परेशान भी हो जाती है। क्या मेरे बच्चे मुझसे परेशान होने लगे हैं, या उन्हें मेरे अंधे होने पर शर्म आने लगी है? कुछ तो ज़रूर हुआ है, तभी वो मेरा कोई भी काम करने से मना कर देते हैं। जहाँ एक तरफ कादम्बरी ये सोच रही होती है, वहीं दूसरी तरफ कुसुम और प्रेम अपनी माँ को सब कुछ अपने आप करते देख बहुत खुश होते हैं। आपने मम्मी को देखा, बिना कहीं टकराए और भटके पूरे घर में क्या सामान कहाँ रखा है पहचान भी लेती है और काम भी कर लेती है। हाँ, शायद वो अपने आप को किसी पर बोझ नहीं समझेंगी। अगर हम हमेशा उनके साथ वैसा ही बिहेव करेंगे जैसा बाकी सबके साथ करते हैं, तो उन्हें कभी अलग होने का एहसास भी नहीं होगा। सही बात। वैसे उन्हें अब किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम हमेशा उनकी आंखें बंद कर रहेंगे। कुछ दिनों बाद कुसुम और प्रेम को किसी काम से एक पूरे दिन के लिए बाहर जाना पड़ता है, जिस वजह से कादम्बरी घर में अकेली रह जाती है। पर घर के हर कोने की पहचान होने की वजह से उसे कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने सोचा था अकेले रहने में न जाने कितनी मुश्किलें होंगी, लेकिन मुझे किसी भी काम में कोई दिक्कत नहीं हुई। वाह वाह, मतलब मुझे अब किसी पर निर्भर रहने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। अब समझी कि प्रेम और कुसुम मेरा हर काम मुझसे ही क्यों कराते थे। अरे मेरे बच्चे तो मेरी भलाई के लिए ही ये सब कर रहे थे। तभी कुसुम और प्रेम घर में आते हैं। और हमेशा करते भी रहेंगे। माँ, जब तुम अपनी पूरी जिंदगी हमारी भलाई के लिए काम करती हो, फिर हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है ना। संध्या को शादियां जोड़ने का बड़ा शौक था। सारा दिन वो गांव के चक्कर लगाती और देखती कि किसके घर में लड़का या लड़की शादी लायक हो रहा है। लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी कि वो शादी जोड़ने के लिए बड़े से बड़ा झूठ भी आसानी से बोल जाती। एक दिन वो साहूकार के घर जाती है। अरे लाला जी घर पर हैं? सुना है कि आजकल बड़े परेशान हैं आप। आओ आओ संध्या बहन, परेशान तो हूँ, अब क्या बताऊँ। भगवान की दया से पैसे रुपयों की कोई कमी नहीं है, बस बेटी का रिश्ता सही घर में हो जाए। अरे लाला भाई, ये भी कोई परेशानी की बात है? जब पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है तो परेशान क्यों हैं? हाँ, अब क्या बताऊँ, मेरी बेटी शिखा अंगूठा छाप है, कोई भी लड़का उससे शादी नहीं कर रहा है। अरे लाला जी परेशान ना हो, कल ना एक परिवार को मैं आपके घर ले आती हूँ। बस आप बेटे को कह दीजिएगा कि सिर झुका कर बैठे और कुछ ना बोले, समझ गए ना? अच्छा चलती हूँ, कल मिलूंगी। अगले दिन संध्या कुछ लोगों के साथ साहूकार के घर आती है। लाला जी सबका स्वागत करते हैं। लड़की सर झुकाकर बैठी होती है। तभी लड़के की माँ लड़की से सवाल करती है, अच्छा बेटी, तुम्हारे शर्मीले व्यवहार के बारे में तो संध्या बहन ने हमें बता दिया था। तुम ये बताओ कि तुम कितना पढ़ी हो, क्योंकि मेरे बेटे को पढ़ी लिखी लड़की से ही शादी करनी है। लड़की सर झुकाकर बैठी रहती है। तभी संध्या बहन बोल पड़ती है,
अरे बहन जी आप बिना क्या सवाल कर रही हैं। लीजिए लीजिए समोसे खाइए और जमींदार साहब के घर का एक चक्कर लगाइए। इकलौती लड़की है शिखा लाला भाई की। हाँ। संध्या इशारे से लड़की की माँ को लड़की को अंदर ले जाने के लिए कहती है। लड़के के माँ बाप रिश्ते के लिए मान जाते हैं और धूमधाम से साहूकार की लड़की की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही साहूकार की बेटी का दामाद उसे लेकर घर आ जाता है और कहता है, पिताजी, आपकी बेटी तो अंगूठा छाप है। आपने इतनी बड़ी बात छुपा ली। अब मैं इसके साथ नहीं रह सकता हूँ। लाला रोने लगते हैं और कहते हैं, पर मैंने तो संध्या बहन से सारी बात कर ली थी। आप उन्हें बुला लाइए, क्योंकि आप उन्हीं के साथ तो हमारे घर आए थे। सारे मिलकर संध्या के घर जाते हैं, जहां वो बैठकर पैसे गिन रही होती है। अचानक अपने दरवाजे में लाला और उसके दामाद को देखकर दंग रह जाती है। क्यों संध्या बहन, बड़े पैसे गिन रही हो? झूठ की कमाई ज्यादा नहीं टिकती। अरे कैसी बातें कर रहे हैं लाला भाई, और आप दामाद को लेकर मेरे घर कैसे? हाँ। संध्या बहन, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था ना कि मेरी बेटी अनपढ़ है। क्या तुमने ये बात लड़के वालों को नहीं बताई थी? कैसे बता देती लाला भाई, क्या लड़की को घर बिठाना था? और अब क्या अब मेरी बेटी घर नहीं बैठेगी? दामाद जी के सामने पूरी सच्चाई आ चुकी है और अब वो मेरी बेटी को छोड़ रहे हैं। लाला का दामाद वहां खड़ा पूरी बात सुन रहा होता है। वो समझ जाता है कि उसके ससुर की कोई गलती नहीं है। वो सोच लेता है कि वो किसी भी तरह संध्या को सबक सिखा कर रहेगा और फिर वो कहता है, मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। मैंने भी आप लोगों से झूठ बोला था। मैं भी कोई बड़े ओहदे पर नहीं काम करता, ना ही कोई बड़ा अफसर हूँ। मैं तो एक चोर हूँ और इसी कारण से मेरी शादी नहीं हो रही थी। अब क्योंकि मेरी शादी हो गई है और मेरी बीवी भी अनपढ़ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ना ही हमारा घर है और ना ही कमाई। संध्या ये बात सुनकर हैरान सी रह जाती है। तभी लाला संध्या से कहते हैं, संध्या बहन, तुम तो जानती हो ना, झूठ बोलकर शादी करवाना और करना दोनों ही अपराध है। मैं अभी पुलिस को बुलवा कर लाता हूँ और तुम दोनों को पुलिस के हवाले करता हूँ। संध्या ये सुनकर डर जाती है कि तभी लाला का दामाद कहता है, अरे बुला लीजिए ना ससुर जी, वैसे भी मेरे पास ना रहने को है और न खाने को। जेल जाकर दोनों का ही इंतजाम हो जाएगा और संध्या मौसी साथ रहेंगी तो मन भी लगा रहेगा, है ना मौसी? तभी संध्या लाला के पैर पकड़ लेती है। अरे लाला भाई, मुझे माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पुलिस को ना पकड़वाओ, मैं भी कभी ऐसा नहीं करूंगी। तभी कमरे के अंदर लाला की बेटी आ जाती है। मौसी, तुम तो आगे से नहीं करोगी, लेकिन जो इन लोगों की जिंदगी मेरे जैसे अनपढ़ से शादी करके बर्बाद हो गई है, वो कैसे ठीक होगी? अब कहाँ जाऊंगी मैं? तभी लाला के दामाद की माँ वहाँ आ जाती है। कोई बात नहीं बेटा, शायद तुम्हारी तकदीर में मेरा बेटा लिखा था। रहा सवाल तुम्हारी पढ़ाई का, तो वो अब हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन इस जैसे शादी कराने वालों को तो सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ना जाने ये लोग कितनों की ज़िंदगी खराब कर देंगे। अरे नहीं नहीं बहन जी, मुझे माफ कर दो। मैं भगवान की कसम खा कर कहती हूँ कि अब ना किसी की भी शादी नहीं करवाऊंगी। ये कहकर संध्या हाथ जोड़ लेती है और सभी वहां से चले जाते हैं। शालू अपने दीदी जीजा के घर पहली बार आई थी। शालू, पहली बार आई हो, बताओ खाने में क्या बना दूं? दीदी कुछ भी बना दो। कुछ भी तो कोई नई डिश है। क्या मुझे भी बनाना सिखा दोगी तुम? अरे दीदी, जो भी कुछ आप बनाओगी मैं तो खा लूंगी। कद्दू बना दूं? नहीं नहीं दी, कद्दू तो मोटा मोटा होता है, मैं खा के मोटी हो गई तो। अरे पागल। अच्छा तो भिंडी बना दूं? नहीं दीदी, भिंडी में दाने होते हैं, पेट में जाके भिंडी उग गई तो दाल बना देती हूँ। नहीं दीदी, दाल पीली होती है, कहीं मेरे हाथ पीले हो गए तो मेरी तो शादी हो जाएगी ना।
हाँ, जिस तरह की तू बातें करती है ना, तेरी शादी शायद कभी नहीं होगी। दीदी, आपको मेरी पसंद का कुछ बनाना ही नहीं है तो पूछा क्यों? अरे गलती हो गई पूछ के, पालक पनीर बना रही हूँ। शालू में और कोई खराबी नहीं थी, बस उसके नखरे और हर चीज में दिक्कत होने के कारण अक्सर लोग उससे चिढ़ जाते थे। परिवार के लोगों ने उसे समझाया भी, मगर शालू ने कभी आदत नहीं सुधारी। एक दिन शालू, उसकी दीदी और जीजा जी शालू को शॉपिंग कराने मार्केट ले जाते हैं। शालू, बताओ तुम्हें क्या लेना है? कुछ नहीं जीजा जी, जो आप दिलवा दो। शालू, तुम इंजीनियर हो, लेकिन तुमको ना झूला होना चाहिए था। इधर उधर होती रहती हो। एक बात बताओ ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? शालू, तुम्हारे लिए नया फोन ले लेते हैं, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, नया फोन ले लूंगी तो पुराने को अच्छा नहीं लगेगा ना। अरे जोक मत मारो शालू। जीजा जी, मैंने तो कोई जोक नहीं मारा, मैं मारपीट से दूर ही रहती हूँ। हाँ, अरे कहाँ से आ गई ये लड़की? जहाँ से आप आई हो दीदी। हैं? क्या बोल रही है? मतलब भोपाल से। आपका और मेरा घर तो भोपाल में ही है ना दीदी। अच्छा अच्छा, तुम्हारे लिए थोड़े कपड़े खरीद लेते हैं। थोड़े कपड़े क्यों खरीदेंगी जीजा जी, मुझे तो पूरे कपड़े चाहिए ना। अरे यार, कौन सी चक्की का आटा खाती है ये लड़की? चक्की का थोड़ी, मैं तो गेहूं का आटा खाती हूँ। सॉरी शालू, मुझे ये बात छेड़नी ही नहीं चाहिए थी। अच्छा चल बता, तुझे नया कैमरा दिलवा दे, फोटो खींचा करना। फोटो खींचना क्यों है दीदी, फोटो तो संभाल के रखते हैं ना, खींचते तो लाइन है। बेटा, आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या लेना है तुझे? जो आप दिलवा दो दीदी। अरे जो हम दिलवा रहे हैं उसमें नाटक तो कर रही है। अच्छा बता, घड़ी लेगी? क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं हर काम में लेट होती हूँ तो मुझे घड़ी पहननी चाहिए? ऐसा कैसे सोच सकती हो आप दीदी? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा चलो परफ्यूम ले लेते हैं, अच्छा वाला। अब आप बोल रहे हो कि मुझसे बदबू आती है इसलिए परफ्यूम लगाया करो। अच्छा अच्छा, रो मत शालू, चल तुझे रुमाल दिलवा देते हैं। चल आंसू पोंछ ले। आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं बहुत रोतली हूँ, बात बात पे रोती हूँ तो रुमाल दे रहे हो? अरे गजब की बेइज्जती करते हो तुम दोनों। अरे नहीं नहीं, तुम तो हमेशा हंसती रहती हो, हमारी प्यारी शालू, हंसती शालू। मतलब आप बोल रहे हो कि मैं बिना बात के हंसती रहती हूँ, यूं ही? दीदी और जीजा जी शालू के नखरों से हार कर घर लौट आते हैं। घर आकर सोते वक्त दोनों फैसला कर लेते हैं कि अब शालू को उसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। अगली सुबह, मैं जा रहा हूँ, ध्यान रखना आप लोग। आप ऑफिस जा रहे हो? अरे नहीं नहीं, अभी बाहर जा रहा हूँ, फिर कार में जाऊंगा, फिर रोड पर जाऊंगा, फिर ऑफिस जाऊंगा। हाँ हाँ, मेरा मतलब था कि आखिर में तो ऑफिस ही जाओगे ना जीजा जी। अरे नहीं नहीं, मैं जल्दी निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए, आखिर मैं कैसे जाऊंगा? मेरा मतलब था आप ऑफिस जा रहे हो तो मेरे लिए रास्ते से आइसक्रीम ले आना ना प्लीज। रास्ते से? अरे रास्ते पे कोई आइसक्रीम थोड़ी पड़ी मिलेगी, रास्ते पे मिलेगी तो जरूर से ले आऊंगा। शालू समझ गई थी कि जैसे नखरे वाली बात करके वो सबके कान में दम कर देती थी, वैसा ही उसके साथ हो रहा है। शालू ने ऐसा सोचा नहीं था कि उसके नहले को दहला भी मिल सकता है। अच्छा अच्छा ठीक है, आप आइसक्रीम मत लाना, अभी जाइए आप। अभी जाइए? अरे ये मेरा घर है और तुम मुझे भगा रही हो, क्यों? जीजा जी शालू की नकल करने लगते हैं। अरे अच्छा मत जाइए फिर। तुम चाहती हो कि मैं ऑफिस ना जाऊं और वो मुझे नौकरी से निकाल दे? अरे साली, कैसी किस्मत की ऐसी साली मिली है मुझे। जीजू आप समझ नहीं रहे हैं।
मैं समझ नहीं रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि तुम मुझे बेवकूफ कह रही हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अरे आप रोइए मत, आप रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मतलब मैं बदसूरत हूँ? हाँ, क्या कहना चाहती हो तुम? नहीं नहीं, आप हंसते रहो हमेशा जीजा जी। मतलब मैं बेशर्म हूँ, बिना बात के हंसता रहूं? शालू को एहसास हो गया था कि शेर को सवा शेर मिल गया है। उसने अपने नखरे और किए पर जीजाजी और दीदी को सॉरी बोला और प्रॉमिस किया कि अब वो नखरे नहीं दिखाएगी। शालू को उसी की भाषा में जवाब मिल गया था। शिक्षा: जब हमारे लिए कोई कुछ करना चाहे तो हमें उसकी कद्र करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है जब हम जैसा व्यवहार कोई और हमसे करता है तो हमें वो अच्छा ना